वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अपने विज्ञान के 20 सवाल जो आपकी आने वाली यूपी पीसीएस की परीक्षा है, उत्तराखंड है, एमपी पीसीएस है, आपका आरओ का री एग्ज़ाम है या फिर अदर एग्ज़ाम है, इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सारे कोर्सेज़ के लिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से पेड ग्रुप शुरू किए गए हैं। अगर आपने अभी तक कोई नोट्स नहीं बनाया, प्रिपरेशन नहीं है, तो हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको बिल्कुल सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सब कुछ कराया जाता है कि जिसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका बीपीएससी है, आरओ का री एग्ज़ाम है, यूपी पीसीएस है या फिर अभी यूपी की एग्रीकल्चर वाली वैकेंसी आई है, इन सभी के लिए बहुत ही ऑथेंटिक, बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के आधार पर पेड ग्रुप जो है चलाए जा रहे हैं। आप उसको ज्वाइन करके आराम से अपना कट ऑफ जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने विज्ञान के MCQ। सबसे पहले है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी तत्व की श्रेणी में नहीं आता है और किसी तत्व के समस्थानिकों में किसकी संख्या समान होती है। मतलब इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। तो समस्थानिकों में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। समस्थानिक क्या होते हैं? समस्थानिक मतलब कि किसी तत्व के समस्थानिकों में जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, न्यूट्रॉनों की भिन्न हो। तो न्यूट्रॉन तो काट दीजिए, ठीक है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो। 2 ऑप्शन कट गए और उसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व की श्रेणी में नहीं आता है। तो ये है जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है ये इसकी श्रेणी में नहीं आता है। बाकी रेडियोधर्मी और कौन से तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व, इसमें रेडॉन है, ठीक है, इसमें रेडॉन आता है। फिर प्रोटोएक्टियम आता है जिसको PA से डिनोट करते हैं। फिर एक्टिनियम आप जो सभी जानते हैं, फ्रांसियम के बारे में जानते हैं, और स्टैटिन आता है। ठीक है, ये सभी रेडियो एक्टिव तत्व हैं, लेकिन जर्कोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। ठीक, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक अभी तक ज्ञात हैं। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा समस्थानिक ऑक्सीजन का नहीं है। ठीक, तो देखिए, हम सभी को पता है कि ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं जो ज्ञात हैं अभी तक। ठीक है, समस्थानिक मतलब क्या, प्रोटॉन बराबर हो, न्यूट्रॉन अलग हों। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन अलग हैं तो द्रव्यमान संख्या भी अलग होती है। तो 3 हैं। एक सबसे पहले है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और आपका है ऑक्सीजन 18। ये 3 समस्थानिक हैं ऑक्सीजन के। तो कौन सा सही होगा आपका? ठीक है, तो ये देखिए 19 वाला नहीं है, 19 नहीं है इसका समस्थानिक, और 3 समस्थानिक हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बाकी ऑक्सीजन 16, 17, 18 याद रखिए। अब देखिए, पूछा गया है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज कब की गई। तो मैंने पिछला अभी MCQ कराया था जिसमें मैंने मिलान करवाया था। तो इसमें देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड हो गया, 2 ऑप्शन कट गया। ठीक है, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज कब की गई थी? न्यूट्रॉन की खोज की गई थी 1932 में। तो देखिए, परमाणु नाभिक की खोज की थी अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, और कब की थी इसकी खोज की गई थी परमाणु नाभिक की 1911 में। अब आप लोगों के लिए सवाल है, कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए कि न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। ठीक है, वैज्ञानिक कौन थे इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी मैंने बता दिया कि 1911 में रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और न्यूट्रॉन की खोज हुई 1932 में। वैज्ञानिक कौन थे आपको कमेंट में बताना है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया है कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्याएं तो समान होती हैं, परमाणु संख्याएं समान होती हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, उनको क्या कहा जाता है। और साथ ही साथ पूछा गया है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। हम सभी को पता है नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो बस यही पूछा गया है कि हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीलियम के नाभिक में जो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इसको डिनोट किया जाता है 2He4 से। ठीक है,
तो ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो गए, और इनको बोला क्या जाएगा, जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो। तो परमाणु संख्याएं जब समान होंगी तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि किसी तत्व के वे परमाणु जो 4 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हों, तो इसका परमाणु भार क्या होगा। ठीक है, परमाणु भार क्या होगा तो इसका परमाणु भार होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला करके। परमाणु भार कितना होगा, कितना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मैंने पहले भी बता दिया। तो जिसमें 4 आपके प्रोटॉन हो गए, 2 न्यूट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 6। तो राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़िए। आपको सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, ये एग्जाम में तो पूछा गया है बहुत बार। दिया गया है ऑप्शन ए में शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, आंशिक आवेश फोनॉन, आंशिक प्रचक्रण क्वार्क और पूर्णांक प्रचक्रण ये है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो इसमें राइट क्या है, राइट देखिए है ऑप्शन ए, शून्य द्रव्यमान होता है न्यूट्रिनो का। ठीक है, आंशिक आवेश किस पर होता है, तो आंशिक आवेश होता है क्वार्क। आंशिक प्रचक्रण किसका है, आंशिक प्रचक्रण है पॉजिट्रॉन, और पूर्णांक प्रचक्रण है फोनॉन। तो मेरी बात मानिएगा, ये वाली जो लिस्ट है ना, बिल्कुल इसको रट जाओ। ठीक है, ये लिस्ट एकदम रट लो भाई, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आंशिक शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो पता है, आंशिक आवेश क्वार्क हो गया, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन हो गया, और पूर्णांक प्रचक्रण जो है वो फोनॉन हो गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक परिवर्तन से संबंधित निम्नलिखित में से गलत विकल्प का आपको चयन करना है। रासायनिक परिवर्तन से संबंधित गलत विकल्प का, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो इसमें देखिए सबसे पहले दिया है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। फिर रासायनिक परिवर्तन एक स्थायी परिवर्तन है, मतलब परमानेंट चेंज है। फिर रासायनिक परिवर्तन प्रायः उत्क्रमणीय होते हैं, यानी रिवर्सिबल होते हैं। और डी में दिया है कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। तो इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें देखिए ऑप्शन सी गलत है, प्रायः ये रिवर्सिबल नहीं होते हैं, ये भौतिक परिवर्तन की क्वालिटी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है कि एक अस्थायी परिवर्तन होता है, यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है और पदार्थ का द्रव्यमान भी परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि पौष्टिकरण विधि में दूध को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है और यह प्रक्रिया कितने समय तक चलती रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 145 डिग्री फ़ारेनहाइट से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ये प्रक्रिया चलती रहती है 30 मिनट तक। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए, पौष्टिकरण विधि के बारे में। तो इसमें इस विधि में क्या कहते हैं कि दूध को 145 से लेके 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। फिर उसके बाद उसको 55 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ठंडा किया जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इस पौष्टिकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि दूध में उपस्थित हानिकारक जो कीटाणु होते हैं वो नष्ट कर लिए जाते हैं और इसको कंटेनर में पैक करके रख दिया जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये पूछा गया है फिर पौष्टिकरण के बारे में कि दूध से खाली स्थान किससे संबंधित है और अशुद्धियों के कारण द्रव्य का क्वथनांक जो है वो क्या होता है। ठीक है, घटता है या बढ़ता है। तो देखिए हम सभी को पता है कि अगर कोई भी मिक्सचर हो किसी भी चीज़ में, उसमें अगर इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी तो इसका जो क्वथनांक होगा, यानी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा बढ़ता है। अशुद्धियाँ मिक्स करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक जो है वो बढ़ेगा। ठीक, तो घटता घटता वाला आप दोनों ऑप्शन काट दीजिए। और इसके अलावा पौष्टिकरण क्या है, पौष्टिकरण जो होता है वो होता है आपका निर्जर्मीकरण से संबंधित। ठीक है, निर्जर्मीकरण से संबंधित होता है पौष्टिकरण। सॉरी, इसको यहाँ पे नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, निर्जर्मीकरण हो गया और बढ़ गया। अब आगे बढ़िए। अगला सवाल है हमारा, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन जैसे पदार्थों को निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। ठीक, और खाली स्थान रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक करने की एक रासायनिक तकनीक है। तो बेसिकली दो पृथक करने वाली रासायनिक तकनीकों के बारे में पूछा गया है।
एक तो रंगीन रसायन के मिश्रणों को पृथक करना और दूसरा अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन जैसे पदार्थों को शुद्ध करना। तो देखिए अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन जैसे पदार्थ जो हैं ये शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा। ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा, क्योंकि ये जितने ऊर्ध्वपातज जो मतलब पदार्थ होते हैं, जैसे आपका कपूर हो गया, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है, ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा जो है विधि के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसके द्वारा रंगीन रसायन के मिश्रण को पृथक किया जाता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन और क्रोमेटोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अयस्क मैग्नीशियम का नहीं है? डोलोमाइट, कार्नेलाइट, कीजेराइट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैग्नीशियम का अयस्क कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो ये है इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए मैग्नीशियम के अयस्क की अगर बात करें तो डोलोमाइट भी मैग्नीशियम का अयस्क है, कार्नेलाइट भी है और कीजेराइट भी है। इसके अलावा मैग्नेसाइट हो गया और एप्सम सॉल्ट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एप्सम सॉल्ट नाम से पता नहीं चलता है, लेकिन ये भी एक मैग्नीशियम का ही अयस्क है। तो यहाँ पे तीनों इसके अयस्क हैं, तो इसमें ये राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्प का आपको चयन करना है। दिया गया सोडियम मैकेलाइट, सही विकल्प का चयन करना है। सोडियम का अयस्क हो गया मैकेलाइट, पोटेशियम का सिल्वाइन, कैल्शियम का ट्रोना और कॉपर का कैल्साइट। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, सोडियम का और पोटेशियम का सिल्वाइट होता है। देखिए सोडियम का जो है वो होता है ट्रोना। ठीक है, सोडियम का ट्रोना हो गया, पोटेशियम का सिल्वाइन सही ही है, आपने पढ़ लिया। कैल्शियम का कैल्साइट होता है। ठीक है, कैल्शियम का होता है कैल्साइट और कॉपर का होता है मैलेकाइट। ठीक, तो इस तरीके से ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दिया गया कि भूपर्पटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में पाए जाने वाले सही तत्वों का क्रम क्या है? भूपर्पटी के बारे में पूछा गया है, ना कि इन्वायरमेंट के बारे में, ना कि वायुमंडल के बारे में। ठीक है, वायुमंडल के बारे में नहीं पूछा गया है, भूपर्पटी पूछा गया है। तो देखिए भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो देखिए सबको पता है सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, लगभग 46%। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, ये हो गया आपका 46% अप्रॉक्स। उसके बाद है आपका सिलिकॉन का नंबर आता है, ऑक्सीजन के बाद है सिलिकॉन 27%। फिर आता है कैल्शियम, कैल्शियम है 3.5। ठीक है, और बाद में आता है कार्बन आपका। तो सही क्रम क्या होगा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम और कार्बन। ठीक, तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन के बाद देखिए आना चाहिए था सिलिकॉन, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन तो है, लेकिन इस वाले ऑप्शन में क्या हो गया? इस वाले ऑप्शन में कार्बन दे दिया है, फिर कैल्शियम है, लेकिन गलत है। पहले अगर कैल्शियम होता बाद में कार्बन होता तो ये सही होता, इनमें से कोई नहीं। ये सही क्रम है, देख लीजिएगा आप लोग, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और कैल्शियम फिर कार्बन। फिर देखिए आगे पूछा गया है कि आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, कैलामाइन ZnCO3, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइड FeS2 और नेटिव सिल्वर Ag2O। ठीक है तो क्या है गलत विकल्प? इसमें से कौन सा है? गलत विकल्प है ऑप्शन डी। इसके अलावा ये तीनों एकदम सही हैं। ये नेटिव सिल्वर होता है सिर्फ Ag। ठीक है, नेटिव सिल्वर सिर्फ Ag होता है, इसके अलावा ये तीनों सही है। तो गलत विकल्प हो गया आपका ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि मोती में लगभग कितने प्रतिशत एरागोनाइट पाया जाता है और एक मोती में लगभग कितने प्रतिशत कॉन्शियोलिन पाया जाता है। ठीक, तो ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए एक मोती में कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है लगभग 85%, फिर उसके बाद उसमें होता है 4% वाटर और कॉन्शियोलिन जो है वो 0 से 1% होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अब कॉन्शियोलिन क्या होता है? कॉन्शियोलिन है एक प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, ये एक प्रोटीन है जो मोती में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, गलत विकल्प आपको बताना है। दिया गया है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम, सबसे हल्की प्राकृतिक धातु लिखा है लिथियम, सबसे भारी प्राकृतिक धातु पारा और सबसे कठोर प्राकृतिक धातु है प्लेटिनम। तो गलत विकल्प आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। तो इसमें देखिए गलत कौन सा है? ऑप्शन सी गलत है। ठीक है,
सबसे भारी प्राकृतिक धातु क्या होती है? पारा नहीं, ये होता है ऑस्मियम। ठीक है, ये होता है ऑस्मियम। इसको ये सब बिल्कुल याद कर जाइएगा कि स्वतंत्र रूप से उपस्थित, सबसे भारी प्राकृतिक, सबसे हल्की प्राकृतिक, धातु, अधातु, तत्व, सब कुछ याद कर लीजिएगा। कोई भी सोर्स हो, आप कुछ भी फॉलो करते हो, हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मटेरियल फॉलो करते हो या फिर आपका जो भी कंटेंट है, इसमें आप बिल्कुल ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही दी गई हैं, तो ये बस याद करिएगा। सबसे भारी प्राकृतिक धातु है ऑस्मियम। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी लैंप एक मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित करता है जो सूर्य के प्रकाश के समान होता है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? दोनों पूछा है। ठीक है, तो देखिए प्रकृति में कौन सी धातु है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए सोना, सबको पता है भाई, सोना जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो यहीं से आपका सही हो जाएगा। और इसके अलावा जो प्रतिदीप्त लैंप है, ये जो मिश्रित प्रकाश उत्सर्जित करता है जो कि सूर्य के प्रकाश के लगभग समान होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। ठीक है, CaSO4 × ½ H2O। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए आपके। इसके अलावा पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? आपको पारा और बेंजीन में से बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। तो ये है पारा। पारा जो है ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, इसीलिए थर्मामीटर वगैरह में हम इसको भरते हैं। तो ये ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो गया। अब जर्मन सिल्वर की बात करते हैं। जर्मन सिल्वर, इसमें निम्नलिखित में से सही विकल्प कौन सा है? जर्मन सिल्वर में आपको बताना है। ठीक है, जर्मन सिल्वर किससे किससे मिलकर बना है? तो ये देखिए जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, निकल और जिंक। ठीक है, तांबा, निकल और जिंक। तो देखिए मिश्र धातुएं वाला जो टॉपिक है केमिस्ट्री का, मिश्र धातुएं, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जर्मन सिल्वर हो गया, ठीक है, निकल है, जिंक है, टिन है, किससे मिलके बने होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर केमिस्ट्री है तो एक सवाल आना ही आना है। ठीक, अब आगे बढ़िए। अगला सवाल, आज का हमारा आखिरी सवाल जो रहेगा वो है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है और हवा में किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है फीका पड़ जाता है? तो देखिए स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम क्या मिलाते हैं उसमें? स्टील की कठोरता अगर बढ़ानी रहे, कठोरता अगर दे दिया, इसमें कार्बन मिलाते हैं। ठीक है, स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए हम मिलाते हैं कार्बन, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड होता है जिसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ठीक, तो ये हो गए आज के हमारे 20 सवाल। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप के बारे में। ठीक है, तो अभी देखिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जुलाई में होगा UPPCS, उसके तुरंत बाद होगा आपका RO का एग्ज़ाम। तो ये हो गया यूपी का। यूपी में और आपकी देखिए BEO वाली वैकेंसी आ रही है, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रही है, साथ ही यूपी की एक एग्रीकल्चर वाली भी वैकेंसी आई है। तो आप अगर यूपी के स्टूडेंट हैं और आपको बिल्कुल सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे पेड ग्रुप चल रहे हैं जहाँ पे आपको सिलेक्शन मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज़ मैं बार बार बताती हूँ, मैं शॉर्ट्स में भी बताती हूँ। कोई नया ग्रुप आता है मैं आप लोगों को तुरंत इन्फॉर्म करती हूँ। तो प्रिपरेशन करना हो, और इसके अलावा यूपी के अलावा अगर आप अदर स्टेट से भी हैं, जैसे आपका MP हो गया, उत्तराखंड है, बिहार है, ठीक है, तो इन सब के लिए हम सभी को पता है कि कंटेंट में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में बेहतर कोई नहीं। तो बस पेड ग्रुप खरीद लीजिए, बिल्कुल तैयारी करते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।